मेरे गुरु ने मुझे एक गोली दी और कहा, यह अमरता की गोली है। इसे खाने के बाद तुम्हारा शरीर बदल जाएगा और तुम साधना के अगले स्तर पर पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने उस गोली को देखा, मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं साफ देख सकता था कि मेरे बड़े भाइयों के दांतियन ऊर्जा केंद्र में भयानक कीड़े बसे हुए थे। मेरा जन्म महान रेगिस्तान में हुआ था। मेरी आंखों में एक अनोखी शक्ति थी। मैं जमीन के आर पार देख सकता था। इसी वजह से मैंने गांव वालों को भूमिगत पानी के स्रोत खोजने में मदद की थी। गांव वाले मुझे भगवान का पुत्र कहने लगे। धीरे धीरे ये बात दूर तक फैल गई और आखिरकार पेंगलाई पर्वत के अमरों तक पहुंच गई। एक रात स्वांजी इमॉर्टल खुद मुझे लेने गांव आए। उन्होंने मुझे पेंगलाई ले जाकर अपना शिष्य बना लिया। ये अमरता की गोली है। इसे खाओगे तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और जल्दी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कर पाओगे। उसके बाद तुम भी अमर साधक बन जाओगे। मैंने सिर झुकाया। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन भीतर से मैं कांप रहा था। मैंने दिखावा किया कि गोली निगल ली है। अपने कमरे में लौटते ही तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। गोली की बाहरी परत टूट चुकी थी। उसके अंदर सुनहरे भूरे रंग का एक कीड़े का अंडा छिपा हुआ था। मैंने तुरंत खंजर निकाला, अंडे को चीर डाला, फिर उसका सूखा खोल आग में फेंक कर जला दिया। पेंगलाई के साधक बेहद शक्तिशाली थे। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने दिखावा करना शुरू कर दिया कि मैं नियमित रूप से अमरता की गोलियां खा रहा हूं। कुछ महीने बीत गए, लेकिन मैं अब तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाया था। मेरे कई बड़े भाई बेचैन होने लगे। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनके दांतियन में वही कीड़े घूम रहे थे। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वे अंडे पहले शरीर में डाले जाते थे, फिर साधक उन कीड़ों के लिए पोषण का काम करते थे। बदले में कीड़े उन्हें असाधारण शक्तियां देते थे, लेकिन किसी को इस सच्चाई का पता नहीं था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, मुझे यहां से भागना होगा। सबसे पहले अपनी जान बचानी होगी। शुरुआत में मैं सिर्फ भागकर कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे अपने पूरे गांव के मरने की खबर मिली। मेरे माता पिता बहुत पहले मर चुके थे। मैं पूरे गांव के लोगों के सहारे बड़ा हुआ था। व्हाइट क्रेन विलेज के लोग मेरे लिए परिवार जैसे थे। और तभी मैंने एक बातचीत सुनी। सबको मार दिया गया? ये सुनते ही मेरा शरीर जम गया। मैं झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये पेंगलाई आने के तीसरे महीने की बात थी। मैं अपना नया शिष्य पहचान पत्र लेकर सेकंड सीनियर ब्रदर चीमो के पास जा रहा था। मैं उनसे पहाड़ के नीचे के रास्तों और आसपास के इलाकों के बारे में पूछना चाहता था। असल में मैं भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी समय मैंने देखा कि हमेशा मुस्कुराने वाले क्यूआईमो अपनी तलवार साफ कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, सब खत्म कर दिए। सामने वाला व्यक्ति बोला, पूरे गांव को? क्यूआईमो ने थकान भरी आवाज में कहा, हाँ, 100 से ज्यादा लोग थे। बहुत थक गया था। आखिर में तो सीधा तलवार चला दी। मेरे हाथ में पकड़ा पहचान पत्र लगभग टूट गया। उस पर लिखा पेंगलाई शब्द मुझे बेहद व्यंग्यपूर्ण लग रहा था। गांव का मुखिया मेरे बड़े चाचा जैसा था। पेंगलाई आने से पहले वो हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला था, हमारे गांव से अब एक बड़ा आदमी निकलेगा। उसने ये भी कहा था कि उसके होने वाले बच्चे का नाम मुझे रखना होगा। उस समय उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 3 महीने बाद उसकी पूरी फैमिली मार दी जाएगी। मैं मन ही मन चीख रहा था, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? एक भयानक सच्चाई मेरे सामने थी। अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करने का मतलब ऐसा राक्षस बनना था, तो मैं कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद मेरी साधना में कोई प्रगति न होने की खबर आखिरकार गुरु श्वांजी इमॉर्टल तक पहुंच गई। वो 200 साल से ज्यादा उम्र के थे, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और बिल्कुल किसी देवता जैसे दिखते थे। शायद इसी वजह से आम लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन अब जब मैं उनकी ओर देखता था तो मुझे सिर्फ डर महसूस होता था। उन्होंने पूछा, ग्वांटोंग, तुम अभी तक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं कर पाए? मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, मुझे नहीं पता, क्या तुम्हारा विश्वास कमजोर है? मैंने सिर झुका लिया। शिष्य नहीं जानता। कुछ देर तक गुरु चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी फूच फ्लाईविस घुमाई। अचानक मेरा शरीर हवा में उठ गया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने मुझे पूरी तरह जांच डाला। जितनी देर जांच चलती रही, गुरु उतने ही हैरान होते गए। अजीब, तुम में सचमुच कोई साधना की नसें दिखाई नहीं देती। आखिरकार उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। मैं फिर घुटनों के बल बैठ गया। शायद मैं दक्षिणी रेगिस्तान से हूं। मेरी प्रतिभा बहुत कम है। लेकिन गुरु ने सिर हिला दिया। बकवास, तुमने रेगिस्तान में पानी के स्रोत ढूंढ निकाले थे। तुम जन्मजात बुद्धिमान हो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक और अमरता की गोली लाता हूं। शायद उसी से तुम्हारी प्रगति हो जाए। इसके बाद गुरु मुझे पेंगलाई के सबसे गहरे और रहस्यमयी क्षेत्र में ले गए। वहां विशाल तांबे के खंभे आसमान तक उठे हुए थे। हवा में तैरते महल दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ अलौकिक दृश्य था। आखिरकार हम सुप्रीम एल्डर्स के निवास स्थान पर पहुंचे। कहा जाता था कि पेंगलाई के ये सुप्रीम एल्डर्स साधना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। उनकी ताकत सामान्य लोगों की कल्पना से भी परे थी। मेरे गुरु, जो 200 साल पुराने इमॉर्टल थे, उनके सामने भी एक बच्चे जैसे लगते थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, ग्रेट एल्डर, ये मेरा नया शिष्य ग्वांटोंग है। मैंने भी झुककर प्रणाम किया। शिष्य ग्वांटोंग
सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता है। कुछ देर बाद महल के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, एक और नया बच्चा। स्वान जी, जब तुम यहां आए थे तब भी लगभग इसी उम्र के थे। देखते देखते 300 साल बीत गए। मैंने सिर झुकाकर कहा, दुनिया चाहे जैसी भी हो, पेंगलाई और उसके साधक हमेशा लोगों की रक्षा करते हैं। भविष्य में मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। ग्रेट एल्डर हल्का सा हंसा। हा हा हा, बिल्कुल वही बातें जो श्वान जी ने भी कभी कही थीं। मैंने सावधानी से सिर उठाया और तभी अपनी आर पार देखने वाली आंखों से मैंने उस महल के अंदर झांका। जो चीज मुझे दिखाई दी वो इंसान बिल्कुल नहीं थी। महल के अंदर एक विशाल भयानक राक्षस बैठा हुआ था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि पेंगलाई का सबसे बड़ा रहस्य शायद मेरी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। मैंने फिर से उस ग्रेट एल्डर की ओर देखा, लेकिन अब वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका शरीर कई गुना सूज चुका था। पूरे शरीर में मोटी मोटी नसें फैली हुई थीं। चेहरे पर मांस की परतें लटक रही थीं। वो किसी फूले हुए राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। सबसे डरावनी चीज उसके दांतियन में थी। वहां से एक चिपचिपा भयानक कीड़ा अपना सिर बाहर निकाल रहा था। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा था। कुछ देर हवा में लहराने के बाद उसने एक सुनहरी गोली उगल दी। ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल है, इसे इस बच्चे को दे दो। ग्रेट एल्डर की आवाज महल के भीतर गूंज उठी। गुरु ने सम्मानपूर्वक गोली ले ली और मेरी ओर बढ़ा दी। लेकिन उस समय मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं हमेशा सोचता था कि ये कीड़े शायद पेंगलाई के ऊंचे लोगों द्वारा बनाया गया कोई नियंत्रण का तरीका है। मैं तो यहां तक सोच रहा था कि इनके घोंसले को खोजकर नष्ट कर दूंगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, पूरा पेंगलाई ही इन कीड़ों के नियंत्रण में था। ग्रेट एल्डर अब इंसान नहीं था, वो तो सिर्फ एक जीवित घोंसला बन चुका था। गुरु ने गोली मेरी तरफ बढ़ाई। ग्वांटोंग, इसे खा लो, इस बार जरूर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। मैं उस सुनहरी गोली को देखता रहा। असल में वो एक सुनहरा कीड़े का अंडा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। दुनिया के लोग जिस अमरता की गोली के लिए पूरी जिंदगी तरसते हैं, वो मेरे सामने थी। लेकिन मैं उसे छूना तक नहीं चाहता था। गुरु ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? ग्रेट एल्डर को भी आराम करना है। मैंने खुद को शांत किया, दोनों हाथों से गोली पकड़ ली। गुरुजी, एक बार मैं पहले ही असफल हो चुका हूं। अगर दोबारा असफल हुआ तो आपकी और बड़ों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मैंने सुना है कि अगले कुछ दिनों में बाहरी शिष्य भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। मैं सेकंड सीनियर ब्रदर चीमो के साथ जाकर उन्हें देखना चाहता हूं, शायद कुछ सीख सकूं। मैंने तुरंत आगे कहा, और अगर अनुमति हो तो ये गोली कुछ दिन आपके पास ही रहे। अभी मैं इसके योग्य नहीं हूं। बचपन से अपनी आंखों की वजह से मैं लोगों के कई राज देख चुका था, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता था कि कब मूर्ख बनने का नाटक करना है। गुरु कुछ सोचने लगे। तभी ग्रेट एल्डर हंस पड़ा। कई वर्षों बाद इतना विनम्र शिष्य देखा है। मैंने सिर झुका लिया। बाहर हवा चली। छत के नीचे लगे तांबे के घंटों की आवाज गूंज उठी। पेंगलाई में हर जगह घंटियां लगी हुई थीं, मीनारों पर, अष्टकोणीय मंडपों में, यहां तक कि अभ्यास मैदानों के खंभों पर भी। कुछ दिनों बाद बाहरी शिष्यों का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ। कीमो ऊंचे मंच पर खड़ा था, बाहों में तलवार लिए मुस्कुरा रहा था। हमारा पेंगलाई बाकी संप्रदायों जैसा नहीं है। हमारी गोलियां बेहद सुरक्षित हैं, कोई फटकर नहीं मरेगा। मैं भी मंच पर चढ़ गया। 2 शराब की सुराहियां साथ लाया था, एक उसे पकड़ा दी। कीमो खुश होकर शराब पीने लगा। फिर उसने हाथ उठाया। समय हो गया, सब लोग गोली खाओ और ऊर्जा को नियंत्रित करो। मैं भीड़ को देखता रहा। आज मेरे सामने सैकड़ों नमूने थे। मैं साफ देख सकता था कि उन गोलियों के अंदर के कीड़े शरीर में क्या करते हैं। पहले घंटे में बाहरी खोल पिघल जाता। दूसरे घंटे में कीड़े अपने पतले स्पर्शक बाहर निकालते। वे पेट की दीवार भेद कर नीचे उतरते। छठे घंटे तक पहुंचते पहुंचते साधक के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता, क्योंकि उस समय कीड़ा पेट का कुछ हिस्सा साथ लेकर दांतियन तक पहुंचता था। वहां जाकर वो जड़ जमा लेता। 7वें घंटे में वो पूरी तरह दांतियन से जुड़ जाता। फिर उसके स्पर्शक नसों में फैल जाते। वो शरीर का पोषण चुराता, मांस खाता और धीरे धीरे अपने मेजबान के साथ एक हो जाता। 2-3 दिन बाद शरीर से बहुत सारी गंदगी निकलती। लोग इसे मेरिडियन शुद्धिकरण कहते थे, लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई क्या थी। असल में ये परजीवी कीड़ा शरीर पर पूरी तरह कब्जा जमा रहा था। मैंने अनुमान लगाया, गोली खाने के पहले घंटे तक मैं सुरक्षित रहूंगा। उस दौरान उल्टी करके उसे बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो दोबारा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में असफल हो जाता, और तब मेरा भेद खुल जाता। फिर मेरी मौत तय थी। लेकिन अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सफल हो गया तो मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। उस रात मैं वापस कमरे में लौटा। मैंने एक कागज पर कुछ लिखकर छोड़ दिया। फिर एक खंजर तैयार किया, उसका कोण सेट किया, अपने हाथ बांध लिए और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दिया। छठे घंटे में पेट के अंदर भयंकर दर्द शुरू हो गया। माथे से पसीना बहने लगा। नजर धुंधली होने लगी। कानों में अजीब आवाजें गूंज रही थीं।
उसी समय बंधे हुए हाथ खंजर के ट्रिगर तक पहुंच गए। स्विश! खंजर सीधा मेरे दांतियन में घुस गया। खून फूट पड़ा। दुनिया एकदम शांत हो गई। अगले ही पल असहनीय दर्द ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं तुरंत बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। जब आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरा खून से भरा पड़ा था। उसी समय बाहर से दस्तक सुनाई दी। जूनियर ब्रदर, अंदर हो? 4 दिन हो गए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अगले ही पल दरवाजा तोड़कर कई साधक अंदर घुस आए। कमरे की हालत देखकर सब घबरा गए। उनमें से एक ने मेरी नब्ज पकड़ी। कुछ देर बाद बोला, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सफल हो गया है। मैंने उनकी ओर देखा। उनके शरीरों में वही भयानक कीड़े घूम रहे थे। मेरा शरीर अनायास कांप गया। दूसरे व्यक्ति ने जमीन से मेरा छोड़ा हुआ कागज उठा लिया। ये क्या बकवास लिख रखी है? मैंने तिरछी नजर से देखा। कागज पर लिखा था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, कीड़े वाली गोली। अगर मैं बदल जाऊं तो खंजर से मार देना। उसी क्षण सारी यादें वापस आ गईं। मैंने अपने दिल की घबराहट दबाई और अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। गोली खाने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे पेंगलाई में रुके हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन मेरे सामने अब भी सवालों का पहाड़ खड़ा था। रहस्य इतने ज्यादा थे कि मैं फिलहाल भागने की बजाय यहीं रुककर सच्चाई जानना चाहता था। कुछ समय बाद संप्रदाय ने नए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट शिष्यों के लिए एक प्रशिक्षण यात्रा आयोजित की। हम दर्जनों नए शिष्यों के साथ ग्वांजोंग क्षेत्र की ओर रवाना हुए। वहां कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। लोग भयंकर अकाल से परेशान थे। क्यूइमो भी हमारे साथ था। टीम की अगुवाई सीनियर सिस्टर शुआन यान कर रही थीं। लाल कपड़ों में शुआन यान बेहद वीर और प्रभावशाली लग रही थीं। एक बार उन्होंने तलवार चलाई और सामने खड़ा अकाल राक्षस 2 टुकड़ों में बांट गया। आसपास के नए शिष्य तुरंत खुश हो गए, लेकिन शुआन यान नाराज हो गईं। बेकार लोग, इतनी उम्र हो गई और अभी तक सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में अटके हो। कल से खेती करने चले जाना। सभी शिष्य शर्मिंदा हो गए। क्यूआईमो तुरंत बीच में आया। सीनियर सिस्टर का स्वभाव थोड़ा तेज है, कोई बुरा मत मानना। फिर उसने सभी को छोटे छोटे पुस्तिका बांटी। उनमें भूत, प्रेतों और राक्षसों की जानकारी लिखी थी। लोगों को सिखाया जाता था कि कौन सा राक्षस कैसा दिखता है और उससे कैसे बचना है। मैंने पानी की मशक शुआन यान की ओर बढ़ाई। सीनियर सिस्टर, पानी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा सिर सहलाया। तुम पी लो, मैं जल्द ही आउट ऑफ बॉडी रियम में पहुंचने वाली हूं। अब मुझे बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। मैं उस समय सिर्फ 16 साल का था। उनकी तुलना में मेरा अनुभव कुछ भी नहीं था। गुरु श्वानजी के तीनों मुख्य शिष्य मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन यही बात मुझे और परेशान करती थी। कुछ दिन बाद रात को हम एक पुराने बौद्ध मंदिर में रुके। बाहर सिर्फ आधा चांद दिखाई दे रहा था। पुराना बरगद हवा में सरसराता था। अचानक शुआन यान ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर खुशी छा गई। मैं सफल हो गई। उनके दांतियन में अचानक एक दरार सी खुल गई और वहां से वही घिनौना कीड़ा बाहर झांकने लगा, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं बड़ा था। उसी समय मेरी बाईं आंख ने एक और दृश्य देखा। शुआन यान के पीछे एक विशाल देवी का दिव्य रूप खड़ा था, 1000 हाथों वाली करुणामयी देवी। बाकी शिष्य खुशी से चिल्लाने लगे, बधाई हो सीनियर सिस्टर, आप हमारी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली साधक हैं। सभी लोग उन्हें घेर कर बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं चुप बैठा रहा। तभी मंदिर के बाहर से एक चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक छोटा भिक्षु खड़ा था। वो भय से कांप रहा था। उसने मंदिर के अंदर कुछ देखा था। अगले ही पल शुआन यान के दांतियन से निकला स्पर्शक बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने सीधे उस बच्चे के सीने को भेद दिया और उसी क्षण पीछे खड़ी देवी की परछाई भी हरकत में आई। एक तलवार चली। बच्चा वहीं मर गया। मैं स्तब्ध रह गया। सीनियर सिस्टर, आपने उसे क्यों मार दिया? शुआन यान ने हैरानी से मेरी ओर देखा। वो राक्षस था। मैं ठंडा पड़ गया, क्योंकि मेरी बाईं आंख में सचमुच मंदिर के बाहर एक भयानक भूत दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी दाईं आंख में वो सिर्फ एक साधारण बच्चा था। तभी मुझे समझ आया, बाईं आंख भ्रम दिखाती थी, दाईं आंख वास्तविकता। इस दुनिया में शायद भूत प्रेत थे ही नहीं, सिर्फ इंसान थे जिन्हें राक्षस समझकर मारा जा रहा था। कुछ समय बाद प्रशिक्षण लगभग समाप्त होने वाला था। शुआन यान चाहती थी कि नए शिष्य भी अनुभव लें। उन्होंने एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया। जूनियर ब्रदर, इस बार तुम तलवार चलाओ, डरो मत, मैं यहीं हूं। उन्होंने मुझे आगे धक्का दिया। मैं बच्चे की मासूम आंखों को देखता रहा। मेरा हाथ तलवार की मूठ पर कांप रहा था। सीनियर सिस्टर, मैं नहीं कर सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकाले, लेकिन उसी पल तलवार चमकी। क्याइमो ने हमला कर दिया। बच्चे की गर्दन पर एक पतली लाल रेखा उभरी। वो जमीन पर गिर पड़ा। कीमो हंसते हुए बोला, जूनियर ब्रदर, मर्द कभी नहीं कहते कि वो नहीं कर सकते। शुआन यान ने उसे घूरा। फिर मेरा सिर थपथपाया। कोई बात नहीं, पहली बार सभी डरते हैं। कुछ और प्रशिक्षण करोगे तो आदत पड़ जाएगी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन मेरी निगाह शुआन यान के पेट में मौजूद उस कीड़े पर टिक गई। वो बच्चे की मौत से निकल रही नफरत और पीड़ा को खा रहा था।
उसके स्पर्शक खुशी से फैल रहे थे। मेरे मन में एक सवाल उठा, जब क्यूईमो ने मेरे पूरे गांव को मारा था, क्या उस समय भी ये कीड़े ऐसे ही खुश हुए होंगे? उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे एक भयानक सच समझ आने लगा। लोगों को राक्षसों की कहानियां सुनाई जाती थीं। हर प्राकृतिक आपदा को किसी दैत्य से जोड़ दिया जाता था। सूखा पड़े तो अकाल राक्षस, बाढ़ आए तो नदी राक्षस, और फिर साधक नीचे उतरकर उन राक्षसों को मारते थे। लोग डरते थे, लोग पूजा करते थे, लोग श्रद्धा और भय से शक्ति देते थे, और ये कीड़े उसी शक्ति को खाते थे। मैं जितना सोचता उतना ही डरता जाता। मेरा असली दुश्मन कौन था? क्यूईमो, पेंगलाई, या फिर ये रहस्यमयी कीड़े? एक सुबह मैं मन शांत करने के लिए पहाड़ पर दौड़ने निकल गया। अब मेरा शरीर पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। 10 चक्कर लगाने के बाद भी मुझे थकान नहीं हुई। वापसी में अचानक बारिश शुरू हो गई। पहाड़ बादलों से ढक गया। आड़ू के फूलों का जंगल धुंध में खो गया। मैं बारिश से बचने के लिए एक जंगल में चला गया। इधर उधर देखते हुए अचानक मेरी नजर ठिठक गई। घास के बीच एक गुप्त गड्ढा छिपा हुआ था। मैं उसके पास गया। कुछ देर खोजबीन की। अचानक कहीं कोई यंत्र सक्रिय हुआ। मेरे पैरों के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। मैं सीधे नीचे जा गिरा। खड़ा होकर ऊपर देखा और पाया कि नीचे एक लंबी अंधेरी सुरंग धरती की गहराइयों में जा रही थी। अंदर एक काला, लंबा और गहरा सुरंगनुमा रास्ता था जो धरती की गहराइयों में उतर रहा था। मैंने उंगलियों पर आग जलाकर रोशनी की। रोशनी पड़ते ही सामने एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर काई जमी हुई थी और उस पर तलवारों के दर्जनों निशान बने थे। उसके ऊपर कई ताबीज और मोहरें चिपकी हुई थीं। मैंने ठंडी सांस ली। बिना सोचे समझे कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। वापस जाकर पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले। कई दिनों की खोज के बाद मुझे आखिरकार उसे खोलने का तरीका मिल गया। फिर एक तूफानी सुबह मैं दोबारा उस जंगल के भीतर छिपी गुफा में पहुंचा। पत्थर की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सुरंग टेढ़ी मेढ़ी थी। दीवारों पर जंग लगे पुराने हथियार लटके हुए थे। ऊपर से देखने पर यह किसी पुराने गोदाम जैसा लगता था, लेकिन मेरा अनुभव कह रहा था कि मामला इतना साधारण नहीं है। अगर यह सिर्फ गोदाम होता तो इसके बारे में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर मिलता, और दरवाजे पर इतनी सारी मोहरें भी नहीं लगी होती। मैं तेजी से आगे बढ़ता गया। आखिरकार रास्ते के अंत तक पहुंच गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आग की लौ पत्थर की ऊबड़ खाबड़ दीवारों पर पड़ रही थी। अजीब परछाइयां नाच रही थीं। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया था? मैंने दांत भींच लिए, निराश होकर लौटने लगा। लेकिन तभी मेरी लंबी पूंछ पत्थर की दीवार से टकराई। टन! एक अजीब सी खोखली आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गया, झुककर हर इंच को ध्यान से टटोलने लगा। कुछ हिस्सा अंदर से खोखला था। बहुत जल्दी मुझे सही जगह मिल गई। मैंने तलवार निकाली और पूरी ताकत से दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद पत्थर टूट गया। एक दरार खुली और उसके अंदर जो था उसे देखकर मेरा खून जम गया। वहां एक आदमी दीवार में ठोंका हुआ था। उसके हाथ, पैर और शरीर के अंदर विशाल लोहे की कीलें धसी हुई थीं। असंख्य काली जंजीरें उसके कंधों, कलाइयों और रीढ़ की हड्डी को भेद कर पत्थर में जकड़ी हुई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि इतने वर्षों बाद भी उसका शरीर सड़ा नहीं था। मैं उसका सांस चल रहा है या नहीं, ये देखने ही वाला था कि अचानक उसने सिर उठा लिया। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 खून से भरे गड्ढे थे। मैं डर कर कई कदम पीछे हट गया। पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। उंगलियों की आग भी बुझ चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरे में वो कुछ बड़बड़ाया, फिर भारी आवाज में बोला, तुम कौन हो? मैं भी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, सीनियर, आप कौन हैं? वो कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, आज कौन सा वर्ष चल रहा है? मैंने जवाब दिया, पूर्वी वेई का 3रा शांति वर्ष। वो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, लियू बेई के शू राज्य में प्रवेश किए कितना समय हुआ? मैं पहले समझ नहीं पाया, फिर अचानक उसकी बात का अर्थ समझ आया। मैंने हिसाब लगाया, करीब 300 साल। मेरी बात सुनते ही वो चुप हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो लगातार जो संख्या दोहरा रहा था उसका मतलब क्या था। वो 300 वर्षों से अपनी सांसों को गिन रहा था। 300 साल। पत्थर की दीवार में कैद, हिल नहीं सकता, बाहर की दुनिया नहीं देख सकता। यह सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उससे जानकारी निकालना आसान नहीं था। सैकड़ों साल की कैद ने उसकी बोलने की क्षमता लगभग खत्म कर दी थी। इसके बाद मैं हर कुछ दिनों में सुबह उसके पास जाता, थोड़ी देर उससे बात करता। धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगा। 3 महीने बाद आखिरकार उसने अपनी कहानी बताई। मैं क्यों यहां हूं? क्योंकि मैं क्यूई विचलन का शिकार हो गया था और फिर मुझे सील कर दिया गया। मैंने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, सीनियर, आपको कैसे पता कि मैं भी अलग हूं? वो हंसा। मैं तुम्हारे दांतियन में मौजूद उस कीड़े को देख सकता हूं। क्या वो मर चुका है? सुरंग में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने धीरे से कहा,
मेरे परिवार को कीड़ों ने मार दिया। अगर उन आत्मिक सांपों को नहीं हटाया गया तो 3 महीने के भीतर डूजिए स्तर से नीचे का हर साधक क्यूई विचलन का शिकार हो सकता है। वो फिर लंबे समय तक चुप रहा। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पहले ही उत्तर मिल चुका था। अचानक मास्टर ब्रदर बोल पड़े, गुरुजी, शायद मुझे वजह पता है। गुरु ने तुरंत उनकी तरफ देखा। मास्टर ब्रदर ने एक झटके में छत के नीचे लटक रही तांबे की घंटी उतार ली। घंटी बजते ही उनका चेहरा बदल गया। घंटी की जीभ निकाल दी गई है। चारों तरफ हंगामा मच गया। बाकी लोग हैरानी से बातें करने लगे। मैं भीतर ही भीतर सिहर गया क्योंकि घंटियों की जीभ मैंने ही चुपके से निकाली थी। निकाले हुए सारे तांबे के टुकड़े मैं बहुत पहले अलग अलग जगह छिपा चुका था, लेकिन एक लोहे का पंजा मैं नष्ट नहीं कर पाया था और वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया। कुछ देर बाद एक अनुशासन शिष्य मेरे कमरे से वो पंजा ढूंढ लाया। मेरा दिल बैठ गया। गुरु की निगाहें बेहद खतरनाक हो गईं। सिर्फ उस एक पंजे के सहारे वे बहुत कुछ समझ सकते थे। मैं तेजी से सोचने लगा कि खुद को कैसे बचाऊं। तभी मैंने अचानक आवाज लगाई, गु सीनियर ब्रदर। अनुशासन शिष्य चौंका। क्या हुआ? मैं अभी कोई बहाना सोच ही रहा था कि पीछे से एक आलसी आवाज सुनाई दी, अरे वो मेरा है। क्यूआईमो आराम से चलते हुए आ गया। गुरुजी को मत दिखाना वरना फिर डांट पड़ जाएगी। अनुशासन शिष्य हैरान रह गया। क्यूआईमो ने अपनी कमर पर लटकी शराब की सुराही हिलाई। याद है ना, पहाड़ के पीछे वाले मंदिर से शराब चुराने के लिए इसी पंजे का इस्तेमाल करता था। छोटे भाई ने मेरे लिए बनाया था। फिर उसने हंसते हुए अनुशासन शिष्य के कंधे पर हाथ रखा। किन एल्डर अभी तक उस बात पर गुस्सा हैं? मुझ पर एक एहसान कर दो। अनुशासन शिष्य हंस पड़ा। उसने पंजा वापस क्यूएमओ को दे दिया। अगली बार नहीं छोड़ूंगा। क्यूएमओ मुस्कुराया। अगली बार नहीं होगा। जब अनुशासन शिष्य दूर चला गया तो उसने पंजा मेरी तरफ फेंक दिया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह रहस्यमयी मुस्कान थी। एक एहसान याद रखना। इस बार की घटना ज्यादा बड़ी नहीं बनी। जिन शिष्यों में बदलाव दिखा था उन्हें अलग जगह भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद घोषणा हुई कि सभी ठीक हो चुके हैं। मुझे ये बात बेहद व्यंग्यपूर्ण लगी। जो पागल थे उन्हें ठीक कहा गया और जो सच देख रहे थे उन्हें पागल समझा जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, गुरु ने अचानक मुझ पर नजर डाली। फिर बोले, पेंगलाई में कोई बाहरी दुश्मन घुस आया है क्या? पहले ग्वांटोंग के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की घटना हुई, अब घंटियों का मामला। गुरु की आंखें कुछ पल मेरे ऊपर टिकी रहीं। मुझे पता था वो मुझ पर शक कर रहे हैं। सैकड़ों साल जीने वाले साधक मूर्ख नहीं होते, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई सबूत नहीं था। हम जांच करेंगे। अगर कोई पेंगलाई को गिराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। उनकी आवाज में भयानक दबाव था। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। फिर भी मैंने उत्साहित चेहरा बनाकर ताली बजाई। गुरुजी सचमुच महान हैं। कुछ क्षण के लिए गुरु भी चुप हो गए। उन्होंने नजरें फेर लीं। मैं समझ गया, पहली चाल असफल रही थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब मुझे क्यूआईमो के बारे में सच्चाई जाननी थी और उसके करीब जाने का सबसे आसान तरीका था शराब। कुछ दिनों बाद हम एक शहर पहुंचे। ये इलाका उपजाऊ मैदानों से घिरा हुआ था। यहाँ की शराब काफी मशहूर थी। मैंने कुछ सिक्के खर्च किए और 2 कटोरी शराब खरीदी। क्यूआईमो सामने बैठ गया। बस 1 कटोरी? इतने कंजूस हो? मैंने हंसते हुए कहा, पहले इसका स्वाद तो चख लो। क्यूआईमो ने शराब पी। कुछ देर बाद हम दोनों नशे में हल्की हल्की बातें करने लगे। मैंने मौका देखकर पूछा, सीनियर ब्रदर, की डेविएशन कैसा महसूस होता है? क्यूआईमो ने मूंगफली मुंह में डाली। कौन जानता है, मौका मिले तो खुद आजमा लेना। साधना की राह में अगर कभी की डेविएशन न हुआ हो तो क्या मजा। मैं समझ नहीं पाया कि वो मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। उसके दांतियन में वही परजीवी पूरी तरह स्वस्थ था। उसके स्पर्शक दिल, फेफड़ों और दिमाग तक फैले हुए थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्यूआईमो हंस पड़ा। तुम्हें मेरा बहुत कुछ धन्यवाद करना बाकी है। इसके बाद वो मुझे पूरे शराब बाजार में घुमाता रहा। हमने एक के बाद एक दुकान में शराब पी। आखिर में मैं सड़क किनारे उल्टियां करने लगा और क्यूआईमो बिल्कुल सामान्य खड़ा था। तुम्हारी शराब सहने की क्षमता बहुत खराब है, शुआन यान से भी खराब। मैंने पानी से मुंह धोया। कम से कम मैं सच बोलता हूं। क्यूआईमो हंस पड़ा। तुम जानते भी हो, मैं और शुआन यान एक ही समय पेंगलाई आए थे, लेकिन उसके 2 घुमावदार तलवारें बेहद खास हैं। मैं और मास्टर ब्रदर दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। चलते चलते हम एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के सामने पहुंचे। दुकान की मालकिन ने क्यूआईमो को देखते ही मुस्कुरा दिया। फिर से श्रृंगार का सामान लेने आए हो? मैं मन ही मन हैरान था। क्यूआईमो ने सिर हिलाया। नहीं, पिछली बार जो दिया था वो बारिश में खराब हो गया। इस बार लकड़ी की हेयरपिन दिखाओ। मैं समझ गया, ये शुआन यान के लिए था। काफी देर चुनने के बाद उसने एक आड़ू की लकड़ी वाली पिन खरीदी। जाते जाते उसने अचानक पूछा, बच्चा कहाँ है? दुकानदार महिला माथा पीटने लगी।
अरे हाँ, आज तो मैं भूल ही गई। कुछ देर बाद वो 1 साल के आसपास के बच्चे को गोद में लेकर आई। बच्चा बेहद प्यारा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। मैं हंस पड़ा। सीनियर ब्रदर, क्या आपका और सीनियर सिस्टर का बच्चा भी है? क्यूई मो भी हंस पड़ा। फिर बोला, इसका नाम रख दो। और उसी क्षण मुझे अपने गांव की याद आ गई। वही गांव जो खत्म कर दिया गया था। वही चाचा जिन्होंने कहा था, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम तुम रखना। मैं वर्तमान में लौटा और अचानक तलवार खींच ली। तलवार सीधी क्यूई मो की गर्दन पर रख दी। दुकानदार महिला घबरा गई। छोटे अमर, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मेरी नजर सिर्फ क्यूआई मो पर थी। मैंने दांत भींच कर पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? सीनियर ब्रदर, इसका नाम क्या है? क्यूआई मो की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने धीरे से बच्चे के चेहरे को छुआ। फिर पहली बार बेहद गंभीर आवाज में बोला, 1 साल पहले मैं 5 अनुशासन शिष्यों के साथ व्हाइट क्रेन विलेज गया था। उस बच्चे का उपनाम गुआन था। मेरी तलवार की धार की मो की गर्दन पर हल्का सा कट लगा चुकी थी। खून की एक पतली रेखा बह निकली। मुझे नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन अगर वो सचमुच मेरे गांव के बचे हुए बच्चे को बचाकर लाया था तो बात उतनी सीधी नहीं थी जितनी मैं समझता था। मैंने खुद को समझाया, भले ही उसने मेरे प्रिय लोगों को मारा हो, लेकिन शायद वो पूरी तरह वैसा नहीं था जैसा मैं सोचता था। कांपते हाथों से मैंने तलवार वापस म्यान में रख दी। फिर बच्चे को गोद में उठा लिया। वो बेहद हल्का और नरम था, बादलों जैसा। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा नाम ग्वानजी होगा और रिश्ते में तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो। क्यूआई मो चुपचाप खड़ा रहा। उसने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद वो अपने तरीके से जवाब दे चुका था। फिर वो शराब पीते हुए कोई बेसुरी धुन गुनगुनाने लगा। सर्दियां आ गईं। उस साल ठंड असामान्य रूप से भयानक थी। कुछ जगहों पर गर्मियों में भी बर्फ गिर रही थी। यहां तक कि पेंगलाई के आसपास भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक रात मैं फिर उस गुप्त भूमिगत सुरंग में पहुंचा। तेल का दीपक जलाकर चैंग स्वान के सामने बैठ गया। सीनियर, मैंने आधा साल किताबें खंगाल डाली, लेकिन इन लोहे की कीलों को तोड़ने का तरीका नहीं मिला। चैंग स्वान हंस पड़ा। बाहर जाकर क्या करूंगा? फिर से पकड़ा जाऊंगा या फिर दोबारा मार दिया जाऊंगा? मैंने कहा, चुपके से भाग सकते हैं। हर किसी को आजादी का हक है। चैंग स्वान ने सिर हिलाया। मैं सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम कुछ दशक और इंतजार नहीं कर सकते? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बर्फ का एक छोटा सा सारस तराशता रहा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, सीनियर, आपने इतने संप्रदाय देखे हैं, ये कुनिंग टूर्नामेंट क्या होता है? चैंग स्वान मुस्कुराया। सभी संप्रदायों की प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसकी रैंक ऊंची होगी। इनाम भी बहुत बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैंने सोचा था कि बस दर्शक बनकर बैठूंगा, लेकिन अचानक मेरा नाम पुकार दिया गया। मैं घबरा गया। मैं? मास्टर ब्रदर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जाओ, शुरुआती मुकाबले आसान होते हैं, तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव चाहिए। क्यूआईमो बगल में हंस पड़ा। हर साल पहले श्वेन यान जाती थी, उसके बाद हमारी बारी ही नहीं आती थी। पीछे खड़े बाकी शिष्य चिल्लाने लगे, हमारी सेकंड सीनियर सिस्टर और उसके बेकार आदमी। मैं भी उन्हीं बेकार आदमियों में शामिल था। और देखते ही देखते मुझे मंच पर धकेल दिया गया। मेरा पहला प्रतिद्वंद्वी शाओयांग सेक्ट से था। उसने हमें घमंड से देखा। ओह पेंगलाई, इस बार शुआन यान के पीछे नहीं छिपे? मैंने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। क्या आप यांगशु सेक्ट से हैं? पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। मैंने सिर खुजाया। ओह माफ कीजिए, शाओयांग सेक्ट था। नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। शाओयांग सेक्ट के लोगों के चेहरे काले पड़ गए। पहला लड़ाका मंच पर आया। वो भारी भरकम था, लेकिन कुछ ही चालों में मैं उसे नीचे फेंक चुका था। दूसरा भी हार गया, तीसरा भी, चौथा भी। फिर एक गोल्डन कोर साधक आया। मैंने उसके संतुलन का फायदा उठाया और उसे भी मंच से बाहर कर दिया। पूरा मैदान शोर से भर गया। शुआन यान सबसे जोर से चिल्ला रही थी, जूनियर ब्रदर, बहुत बढ़िया। क्यूई मो ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। शायद उसे डर था कि वो कोई गाली ना निकाल दे। पांचवां प्रतिद्वंद्वी सबसे खतरनाक था। वो नैसेंट सोल चरण में था। उसने बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। मेरे कंधे पर गहरा घाव बन गया। खून बहने लगा। मैंने उसकी ओर देखा। सीनियर, 2 स्तर ऊपर होकर भी चोरी छिपे वार कर रहे हैं? अगले ही पल मैंने पलटवार किया। अपनी दृष्टि की मदद से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का रास्ता देख लिया और सीधा उसी बिंदु पर प्रहार किया। उसकी नसें टूट गईं। वो खून उगलते हुए पीछे गिर पड़ा। मैंने उसे लात मारकर मंच से बाहर फेंक दिया। अगला। इस मुकाबले के बाद पेंगलाई के लोग खुशी से पागल हो गए। मैंने जानबूझकर पूरी ताकत नहीं दिखाई, वरना बाकी संप्रदाय और भी बुरी तरह हारते। प्रतियोगिता खत्म होने पर हम ढेर सारी ट्रॉफियां और इनाम लेकर वापस लौटे। रास्ते में सबने मिलकर जश्न मनाया। क्यूए मो पेड़ के नीचे लेटा था। शुअन यान आग पर हिरन का मांस भून रही थी। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था।
मुझे एहसास हुआ मैं पेंगलाई से नफरत करता था, मैं उन कीड़ों से नफरत करता था, लेकिन इन लोगों से नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। मेरी जिंदगी एक तय दिनचर्या में बदल गई। सुबह दौड़ना, दिन में साधना, दोपहर को पढ़ाई, रात को लकड़ी तराशना, महीने में 2 बार पहाड़ से नीचे जाकर लोगों की मदद करना, हर 6 महीने में प्रशिक्षण यात्रा पर जाना। एक दिन शुआनयान ने मजाक में पूछा, टोंग टोंग, तुम हमेशा शहर क्यों भाग जाते हो? कहीं कोई लड़की वड़की तो नहीं? अगर किसी अमीर घर की बेटी है तो भी बता दो। पेंगलाई के पास पैसा कम नहीं है। मैंने हंसकर सिर हिला दिया। ऐसी बात नहीं, मैं लोगों को खेती, सिंचाई और सूखे से बचने के तरीके सिखाता हूं। नदी देवता और राक्षसों की कहानियों से ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद अपनी समस्या हल करना सीखें। इतने में पीछे से गुरु की आवाज आई, छोटी मोटी चालाकियां कम किया करो, लोगों को बहुत ज्यादा मत सिखाओ। गुरु ने हमेशा की तरह कहा, असली रास्ता सिर्फ साधना है। मैंने सिर झुका लिया। जी गुरु जी। पेंगलाई में आए मुझे 4 साल हो चुके थे। अब मेरी उम्र 20 वर्ष थी। मेरे वयस्क होने का समारोह आयोजित किया गया। क्यूआईमो हमेशा की तरह मजाक उड़ा रहा था। हमारा जूनियर ब्रदर तो अब बड़ा हो गया, चेहरा भी इतना अच्छा है कि लड़कियां पीछे भागेंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शुआनयान ने उसे लात मार दी। सब लोग हंसने लगे। मास्टर ब्रदर वेशुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो, आज तुम्हारा दिन है। मैं मुस्कुरा दिया। लेकिन उसी रात मैं फिर उस गुप्त सुरंग में पहुंचा। चैंग स्वान की जंजीरें हमेशा की तरह गूंज रही थीं। उस रात आसमान में पूरा चांद था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं पहाड़ की चोटी पर वापस लौटा। फिर मैंने धनुष उठाया और सीधे पेंगलाई की तांबे की घंटियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घंटियां टूटकर गिरने लगीं। पूरा संप्रदाय हिल गया। शिष्य चिल्लाने लगे, जूनियर ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? मैं छत की मुंडेर पर खड़ा रहा। कोई जवाब नहीं दिया, बस एक और तीर चढ़ाया। तभी दूर से गुस्से भरी आवाज आई, ग्वांटोंग, नीचे उतर। मैंने सिर घुमाकर देखा। वेशुन खड़ा था। उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। वो किसी शेर की तरह मुझे घूर रहा था। मैंने अचानक तीर का निशाना उसकी ओर कर दिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। मैं शांत स्वर में बोला, ये घंटियां अब काफी टूट चुकी हैं, इनसे कोई खतरा नहीं बचा। फिर मैंने धनुष पीछे रख दिया और ऊंची आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से देखो, ये सच में अमरों का पर्वत है या कीड़ों का घोंसला? पूरा पेंगलाई एकदम शांत हो गया। वेशुन ने तलवार खींच ली, लेकिन मैं पहले ही उसके हमले से बच गया। मैं उसके दांतियन से निकलते स्पर्शकों को देख रहा था। मैंने कहा, सीनियर ब्रदर, एक बार अपने गोल्डन कोर को ध्यान से देखो। वेशुन गर्जा, चुप रहो गद्दार। अचानक उसके चेहरे पर कुछ याद आने जैसा भाव आया। 3 साल पहले घंटियों वाला मामला, वो भी तुम थे? मैंने बिना छिपाए जवाब दिया, हाँ, वही मैं था, और वही जिसने गुरुजी को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर किया। वेशुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पेंगलाई ने तुम्हें बचाया था, तुमने यही बदला दिया? मैं हंस पड़ा। मैंने कभी पेंगलाई से अपने परिवार को मारने के लिए नहीं कहा था। इतना कहकर मैंने कमर से एक छोटा सा सफेद कंकाल निकाला और उसके सामने फेंक दिया। सीनियर ब्रदर, तुम्हें अपने परिवार की याद है या सब भूल चुके हो? कंकाल घूमता हुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया। वेशुन ने देखने तक से इनकार कर दिया। बकवास, ये कोई नहीं हो सकता है। वो फिर मेरी ओर झपटा, लेकिन उसी क्षण मैंने जहरीला छुरा फेंका। छुरा सीधा उसके दांतियन में जा धंसा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। मैंने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर, 6 उंगलियों वाले लोग बहुत कम होते हैं, और इस बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां थीं। वो तुम्हारा बेटा था। पूरा मैदान सन्न रह गया। फिर मैंने नजर घुमाकर शुआनयान की ओर देखा। और आप, सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? शुआनयान कुछ नहीं बोली। वो बस अपने दांतियन को घूरती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। वो वेशुन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पेट में मौजूद कीड़ा देखकर पीछे हट गई। कुछ देर बाद उसने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, सब पागल हो गए हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। आसमान में बादल छा गए, चांद ढक गया, पहाड़ पर चीखें गूंजने लगीं। हर तरफ साधक अपने ही दांतियन के कीड़ों को देखकर टूट रहे थे। पेंगलाई नरक बन चुका था। काफी देर बाद शुआनयान ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने मुझे देखा। 3 साल पहले वो बच्चा जिसे मैंने मारा था, वो सच में इंसान था? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक छोटा भिक्षु, मुझसे भी छोटा। ये सुनते ही शुआनयान टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी। पहाड़ों में उसकी चीखें गूंज उठीं। मैंने अपने हाथ की कलाई पर बैंधा हुआ रक्षक बैंड देखा, वही बैंड जो उसने मेरे लिए बनाया था। मैं आगे बढ़कर उसे संभालना चाहता था, लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। अचानक शुआनयान ने अपनी दाहिनी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में अब कोई फोकस नहीं था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। उसने तलवार अपनी गर्दन पर रख दी और आखिरी बार मुस्कुराई। फिर धीमी आवाज में बोली, उस बच्चे की जान,
मैं अपनी जान देकर चुकाऊंगी। अगले ही पल उसकी तलवार चल गई। मैं उसे रोक नहीं पाया। मेरा हाथ हवा में ही रह गया। सिर दर्द से फट रहा था। मेरी आंखों के सामने शुआन यान का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया, जैसे उन सभी लोगों के शरीर गिरे थे जिन्हें उसने कभी मारा था। वो जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं। उसका नया लाल कपड़ा धूल और मिट्टी से भर गया। मैंने दांत भींच लिए। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर झुककर उसकी गिरी हुई लकड़ी की हेयर पिन उठाई और धीरे से उसके बालों में वापस लगा दी। उस समय क्यूइमो कहाँ था? वो पहाड़ से नीचे शराब लेने गया हुआ था। जब वो लौटा तब तक सब खत्म हो चुका था। चारों ओर पागलपन फैला हुआ था। शिष्य भाग रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, लेकिन क्यूइमो सबसे शांत था। वो धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने शुएनयान की लाश देखी और कुछ क्षण चुप रहा, फिर मेरी ओर देखा। क्या हुआ? मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई बोधी बीट तोड़ दी। सफेद पाउडर हवा में फैल गया। धन्यवाद सीनियर ब्रदर, आपकी सलाह काम आ गई। कुछ खास जड़ी बूटियां उन कीड़ों को सुला सकती हैं। क्यूइमो ने मेरी बात नहीं काटी। वो बस शुएनयान के पास जाकर बैठ गया, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो जाग न जाए। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए, उसके माथे को चूमा, फिर उसके कपड़े ठीक किए और उसके बालों में लगी पिन को सीधा किया। कुछ देर बाद उसने अपनी तलवार मेरी तरफ फेंक दी। मुझे मार दो। मैं चौंक गया। क्यूइमो मुस्कुराया। शुआनयान की मौत तुम्हारे हाथों नहीं हुई, लेकिन वजह तुम बने। मुझे तुमसे बदला लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारे परिवार को मैंने मारा था, चाहे मेरी इच्छा से नहीं। फिर भी वो मेरे हाथों हुआ, इसलिए हिसाब बराबर है। उसने सिर उठाकर आसमान देखा। मैं बहुत पहले ही इस पागल दुनिया से थक चुका हूं। उसकी आंखों से खून मिले आंसू बहने लगे। मैंने तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर आखिरकार कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस रात क्यूइमो भी चला गया। मैं पूरी रात वहीं खड़ा रहा। लोग भाग रहे थे। पेंगलाई बिखर चुका था, लेकिन मैं उल्टी दिशा में चल पड़ा, सीधे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर। सुबह की पहली किरण के साथ मैं चैंगमिंग इमॉर्टल पैलेस पहुंच गया। धड़ाम! मैंने महल का द्वार तोड़ दिया और ऊंची आवाज में बोला, शिष्य ग्वांटोंग अपने गुरु से मिलने आया है। गुरु शुआनजी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। वो अभी भी एकांत साधना में थे। उनके दांतियन का कीड़ा रेशम जैसे धागे उगल रहा था। वो खुद को कोकून में बदल रहा था, जैसे तितली बनने से पहले इल्ली बदलती है। गुरु अंतिम परिवर्तन के करीब थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कल रात का हंगामा तुमने किया था? मैंने सोचा, फिर बोला, भागते तो लोग खुद थे। गुरु हंस पड़े। छोटी चालें। मैंने सीधा पूछा, गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि गोल्डन कोर असल में कीड़े का अंडा है? गुरु ने फटकारा, बकवास! एक झटके में मुझे हवा में उठा दिया गया। अदृश्य शक्ति ने मेरा पूरा शरीर जकड़ लिया। गुरु बोले, 300 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो लोगों को जगाने की कोशिश करते थे। उन्हें भी यही भ्रम था। मैंने सिर हिलाया। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आपको भी असली दुनिया देखनी चाहिए। मैंने आखिरी बोधी बीट तोड़ दी। सफेद पाउडर पूरे कक्ष में फैल गया, लेकिन गुरु पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा, सत्य क्या है? असत्य क्या है? मैं जिस पर विश्वास करूं वही सत्य है। अगले ही पल मेरी पसलियां टूट गईं। खून मुंह से बाहर निकल आया, लेकिन मैं हंस पड़ा तो चैंग स्वान सही था। ट्रिबुलेशन रियम तक पहुंचने वाले लोग सच देख सकते हैं। आपने भी सच देखा था, लेकिन आपने खुद वापस झूठ चुन लिया। गुरु की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने मुझे तुरंत नहीं मारा, बल्कि यातना देना शुरू कर दिया। पहले हाथ तोड़ा, फिर पैर, फिर रीढ़, लेकिन मैं बोलता रहा। लोग वही मानते हैं जो देखना चाहते हैं। सच बहुत दर्द देता है, इसलिए लोग झूठ में सुरक्षित महसूस करते हैं। तभी गुरु अचानक बोले, और अगर गलत तुम हो तो? मैं चुप हो गया। गुरु की आवाज गूंजी, क्या होगा अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई और कीड़ा हो जो तुम्हें यह सब दिखा रहा हो? क्या होगा अगर वही तुम्हें हम सबको मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो? मैं कांप गया, क्योंकि यही सवाल 3 साल से मुझे भी सताता था। क्या सचमुच में सही था, या किसी और बड़े खेल का मोहरा? मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन तभी मैंने अपनी छाती से लटकता हुआ दर्पण निकाला और जमीन पर पटक दिया। दर्पण टूट गया। उसके भीतर मौजूद दृश्य पूरे संसार में फैल गए। पिछले कई वर्षों से मैं ऐसे ही दर्पण पूरे देश में भेज रहा था। लोग उन दर्पणों से सब कुछ देख रहे थे। मैं और गुरु दोनों पूरी दुनिया के सामने थे। मैंने हाँफते हुए कहा, अगर मैं और आप सच झूठ तय नहीं कर सकते तो फैसला पूरी दुनिया करेगी। उस पल मानो लाखों लोगों की आवाजें एक साथ सुनाई देने लगीं। पूरे देश के लोग देख रहे थे। गुरु का गोल्डन कोर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उनके दांतियन का कीड़ा कमजोर होने लगा। उसके रेशमी धागे टूट गए।
उसी क्षण वो शक्ति भी टूट गई जो मुझे कुचल रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। पूरा शरीर टूटा हुआ था, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। ऊपर सिंहासन पर बैठे गुरु भी अब हिल नहीं पा रहे थे। मैंने मुश्किल से सिर उठाया और कहा, लगता है इस बार मैं जीत गया। उसके बाद कई दिन बीत गए। 10 दिन बाद मेरी टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं। 5 दिन बाद मैं बैठ पाया। फिर 3 दिन और बीते। शाम का सूरज डूबने वाला था। मैंने महसूस किया, आखिरकार मेरे अंदर इतनी ताकत लौट आई है कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को उठाया, फिर अपनी तलवार उठाई। धीरे धीरे चलते हुए गुरु श्वानजी के सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई। तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ पेंगलाई ही है? तुम्हें लगता है ताकत की भूख सिर्फ हमारे अंदर है? उनकी आवाज अचानक तेज हो गई। इस दुनिया में कितनी ही अमर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कितने ही लोग हैं जो दूसरों के ऊपर राज करना चाहते हैं, कितने ही लोग हैं जो इंसानों से ऊपर उठकर देवता बनना चाहते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए सबसे कठोर सवाल पूछा, क्वांटोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी शक्ति मिलने के बाद तुम खुद कभी हमारे जैसे नहीं बनोगे? कुछ क्षणों के लिए पूरा महल शांत हो गया। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, फिर शांत स्वर में जवाब दिया, अगर भविष्य में मेरे जैसे लोग पैदा हुए तो मैं पहले उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वे नहीं समझें तो उन्हें रोकूंगा। अगर फिर भी नहीं रुके तो उन्हें मार दूंगा। एक मिला तो एक, दो मिले तो दो, जब तक ये बुराई खत्म नहीं होती। मैंने तलवार की मूठ कस ली और मेरे मरने के बाद भी मैं लोगों के लिए तरीके छोड़ जाऊंगा, ताकि वे पहचान सकें कि कौन सच में इंसान है और कौन राक्षस बन चुका है, ताकि वे जान सकें कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाता है। कुछ देर बाद मैंने शराब की सुराही उठाई, एक लंबा घूंट भरा, फिर पूरे पेंगलाई में आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगीं। हजारों साल पुराना अमर पर्वत आग में जलने लगा। महल, मीनारें, मंदिर, सब कुछ आग की लपटों में समा गया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। मेरे पीछे पूरी पेंगलाई जल रही थी। आसमान लाल हो चुका था। रात आग की रोशनी से चमक रही थी। मैं अकेला उस जलते हुए पर्वत से नीचे उतर रहा था और पहली बार